नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। 28 मार्च को बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है। मुख्तार की मौत की खबर आने के साथ ही साजिश और जहर की थ्योरी गढ़ी जाती है। एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि जहर देकर मुख्तार को मार दिया गया। आरोप लगाए गए, सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठाए गए, तो बिना देरी के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए। और अब रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट में लिखा है कि मुख्तार की मौत जहर देने से नहीं हुई बल्कि हार्ट अटैक से ही हुई थी। मुख्तार की मौत पर परिवार ने आरोप लगाए थे। साथ ही अखिलेश यादव से लेकर अजदुद्दीन ओवैसी तक ने मुख्तार की मौत को नॉर्मल नहीं बताया था। जहर, साजिश, षड्यंत्र और कानून व्यवस्था को शून्य बता दिया था। रिपोर्ट आ गई, सच्चाई आ गई। अब जो लोग सवाल उठा रहे थे, झूठा नैरेटिव गढ़ रहे थे, वो चुप क्यों हैं? कहा गया जोर जोर से चीख कर मुख्तार की मौत पर भ्रम फैलाने वाले। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अट्ठाईस मार्च 2024 बांदा के मंडल कारागार की तन्हाई बैरक में बंद माफिया मुख्तार अंसारी चक्कर खाकर गिर पड़ा था। अस्पताल ले जाते वक्त मुख्तार की मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी की मौत पर सूबे की सरकार और जेल प्रशासन पर बड़े संगीन आरोप लगाए गए। जेल प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देकर मारा गया है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने खुद ये आरोप लगाए थे। उनकी प्रक्रिया है, हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। लेकिन अब मुख्तार की मौत का सच सामने आ चुका है। मजिस्ट्रियल जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। मुख्तार की बैरक में मिले खाद्य पदार्थों में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई। अंतिम समय में मुख्तार को दी गई दवाओं की भी जांच हुई। जांच टीम ने 100 लोगों के बयान लिए। इसमें बैरक के सुरक्षाकर्मी, इलाज और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जेल अफसर शामिल हैं। घटना के 90 दिन के पहले तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बांदा के डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मुख्तार के परिवार के साथ साथ तमाम सियासी दलों ने भी मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने तो यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ये तक कहा था कि यूपी अराजकता के दौर से गुजर रहा है और कानून व्यवस्था शून्य है। अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जहर देकर मौत की बात कर छाती पीटने वाले आज चुप क्यों हैं? क्या सिर्फ योगी सरकार और जेल प्रशासन पर हमला बोलने के लिए जहर देने वाला नैरेटिव सेट किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पहले जो चीख कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज चुप क्यों हैं? आज इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जब रिपोर्ट सामने आ गई है? चलिए बात करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। एसएन सिंह साहब, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ मालवीय जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में। हाजिर खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ में। सैयद जवाद भाई, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ में अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि देखिए, शुरुआत तो मैं अशोक यादव जी से करना चाह रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए। तो अखिलेश यादव कह रहे थे जेल में जहर देने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ये अखिलेश यादव ने कहा था। यह भी कहा यूपी अराजकता के दौर, बुरे दौर में है, कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। लेकिन चलिए जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन हाजिर खान साहब, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे और ये कहा गया था कि ये तो साजिश है, अराजकता है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। लेकिन आज जब ये जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है, इस पर भी कोई कुछ बोल लेगा? मतलब क्यों शांत है? हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मौत से किसकी रुस्तगारी है। आज उनकी, कल हमारी बारी है। मौत हर इंसान को आनी है। मुख्तार साहब की जब मौत का वक्त आया तो उनको हार्ट अटैक हुआ या जहर दिया गया। अब आपकी रिपोर्ट बता रही है कि उनको जहर नहीं दिया गया। हमारी रिपोर्ट थोड़ी ना बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट। आप उसी के मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट, आप उसी के ब्याह पर बात कर रहे हैं ना। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनको जहर नहीं दिया गया। लेकिन मैं एक बात अन्ना जी के मंच पर कहा करता था कि एंटी करप्शन जब चल रहा था तो देश में रिश्वत पर यह था कि रिश्वत भारत में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस पर मैंने ईमानदारी पे एक शेर कहा था कि रिश्वत जो न लेगा सदा बदहाल रहेगा, खाएगा चने उम्र भर कंगाल रहेगा। वह चोर किया करते हैं और काम छुपा के, और रिश्वत को नोट गिना करते हैं दुनिया से दिखा के। हम ये कहते हैं अगर रिपोर्ट सच्ची है
तो मुख्तार की मौत मेडिकल एतबार से यह है कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनकी मौत हो गई। लेकिन अगर इसमें षड्यंत्र है और अगर इसमें यह है कि मानवता के खिलाफ काम है तो फिर यह घिनौनी बात है। मैं ये कहूंगा नहीं, आपने इतनी लंबी शायरी बोली तो मतलब सीधे कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ हो, रिपोर्ट बदल दी गई हो। भारत में भ्रष्टाचार आम है कि देश के अंदर हम देखते अच्छा, ठीक है। अदालतों में कि जज साहब देख रहे हैं और पेश का नोट गिन जाए, इससे बड़ी रिश्वत कहाँ होगी। तो जब जज के यहाँ रिश्वत ली जा रही है तो कहीं भी रिश्वत से कोई अच्छा मेरे को जज के यहाँ रिश्वत ली जा रही है। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, 100 लोगों की टीम, 100 लोगों के बयान यहाँ पर लिए गए, सुरक्षा कर्मियों के बयान लिए गए और जिस तन्हाई बैरक में रखा गया था उससे 90 दिन पहले तक की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। अब इतने पर भी भरोसा नहीं होगा तो आपको कैसे भरोसा होगा? हर बार आप षड्यंत्र का रोना रोते रहेंगे। इस मेडिकल पे रिपोर्ट पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। मेडिकल एतबार से आई है, उसमें उसको लोगों को मानना पड़ेगा। ये दोहरा रवैया क्या है? देखिए आप सबको ये बात समझनी होगी, दोहरा रवैया क्या है? दोहरा रवैया ये है कि एक तरफ बोलते हैं कि रिपोर्ट आई है तो ठीक है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत चलता है, जब ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। भारत में जो मुमकिन है तो सब चीज है। जब हमारे देश में कहा मुमकिन है, हर चीज हो सकती है, तो मुमकिन चीज है, उसके एतबार से हो सकती है। किसी चीज पर भरोसा है आपको? मतलब किसी भी चीज पर भरोसा होगा आपको? रिपोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमें उस पर ऐतराज नहीं। अब उनके परिवार जवाब देगा, हम क्यों देंगे? हमें क्या जरूरत है? नहीं, सभी लोगों ने सवाल उठाए थे ना। सैयद जवाद भाई, आप कई बार तर्क वाली बिल्कुल तर्क के साथ बात करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिन मौलानाओं ने सवाल उठाए थे, ओवैसी साहब ने सवाल उठाए थे, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तरफ से, इनफैक्ट पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर शिवपाल, सभी लोग सवाल उठा रहे थे। तो उस वक्त आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आती है तब भी आप एक बात बोल सकते थे ना कि नहीं, हमने जो बोला था अब जांच हो गई है और हम लोग संतुष्ट है कि भैया ये तो ऐसे हार्ट अटैक से ही हुआ था, ताकि वो जो फॉल्स नैरेटिव तब गढ़ा गया था वो क्लियर हो जाए। वो क्यों नहीं होता? एक बार देखिएगा, आप म्यूट तो नहीं है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी शासन कर रहे हैं वो तो जग जाहिर है किस तरीके का शासन और प्रशासन काम कर रहा है। जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, बुलडोजर नीति हो गई, उसके बाद किसी भी घर गिरा देना, एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है। अब जांच के माध्यम से जांच के ऊपर तो सवाल प्रश्न खड़े ही होते हैं और ऐसा तो नहीं कि नहीं खड़े हुए। तो बड़ा मशहूर एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पे? रिपोर्ट आती है, सारे अधिकारी बनाते हैं चीजें, लेकिन आप सच्चे दिल पे हाथ रख के बताइए और यहाँ की अकलियतों से पूछिए, क्या योगी सरकार के ऊपर आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है? तो आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे भरोसा नहीं। वो मैक्सिमम लोग कौन है आपकी नजर में? एक तरफा नीति, उसमें चाहे आपको बता दूं, चाहे दलित हो गए, चाहे मुस्लिम हो गए, चाहे ओबीसी हो गए, एक तरफा उनके लिए कोई जस्टिस नहीं। नो जस्टिस फॉर दलित, मुस्लिम एंड ओबीसी राइट नाउ। अच्छा, अब आप देख लीजिए, हाँ बिल्कुल उसकी मतलब आज़िज़ खान साहब शायरी से शुरुआत करते हैं, सैयद जवाद भाई शायरी से शुरुआत करते हैं, रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, इतनी मेहनत, इतने वक्त तक जो जांच की गई। 10 सेकंड उदाहरण दे दे। वो भी नहीं माना गया, तो विश्वास और भरोसा किस पर किया जाएगा? एसएन सिंह साहब, दे दे रहा हूँ, उदाहरण दे दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे दीजिए। वो हाँ ठीक है, 10 सेकंड नहीं, 20 सेकंड आप लीजिए प्लीज। हाँ, फिर एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। नहीं, रुकिए पहले 20 सेकंड। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला हो, किस तरीके से ओबीसी का रिजर्वेशन खाया, खुला पक्षपात। अब आप देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग देख लीजिए, कौन से लोगों की है, वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार कौन से, ये तो खुली बात है। उसके बाद दलितों के साथ क्या हुआ, यहाँ पर रेप होता है, लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त आज के जो है प्रशांत कुमार आकर के कहते हैं कि नहीं, रेप बच्ची के साथ नहीं है, बाद में मेडिकल रिपोर्ट में कहा जाता हाँ बच्ची के साथ रेप हुआ, जिस दलित बच्ची के साथ। आज रिपोर्ट सामने आई है, आने दीजिए, रिपोर्टें बहुत सी सामने आती हैं और किस तरीके से रिपोर्ट के अंदर ऊपर नीचे चीजें करी जाती हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट भी आप वही मानते हैं जो आपको माननी होती है, ये भी है, और यही आज़िज़ खान साहब आपके साथ भी है कि अगर सरकार के खिलाफ कहीं कोई रिपोर्ट आए तो वो 100% सही है। जी कैसी बात है, रिपोर्ट हम बना रहे हैं? नहीं, अरे
यही बात तो कह रहे हैं। आपने कहा कि आपकी रिपोर्ट हम थोड़ी ना बना रहे हैं। रिपोर्ट मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, अधिकारियों की टीम हो रही है, 100 लोगों से पूछताछ की जा रही है, फुटेज पूरे खंगाले जा रहे हैं, विस्तार लिया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके बाद आ रहा है। जब बात साहब ने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उसमें पहली रिपोर्ट में तो बलात्कार नहीं था, दूसरी रिपोर्ट में आया बलात्कार। अब मैं यहाँ पर कौन सा मुद्दा उठा रहा हूँ, कौन सी बात किया? अब बताइए सिंह साहब, भरोसा करें तो किस पे करें? नहीं हिमांशु जी, देखिए उर्दू तो हमको आता नहीं, लेकिन हिंदी आता है। हिंदी में गांव में कहावत है कि चोर का शोर कैसा और सांच को आंच कैसा। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि संविधान और इस्लाम में चुनना था, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये लोग संविधान को नहीं चुनेंगे, इस्लाम को चुन लेंगे। आप बताइए, मेडिकल उस समय कमेटी बनाई जाती है, 4 लोगों की रिपोर्ट आती है, वो भी गलत। फिर विसरा रिपोर्ट आती है, वो भी गलत। अब मजिस्ट्रियल जांच हो गई, उस पर भी संविधान नहीं। मुझे लगता है इस्लाम को ही चुनने का कार्य करते हैं। तो जानते हैं आज जो रिपोर्ट आई है, उसके नाते तो कई लोगों का मुंह काला हो गया। ऐसा तमाचा लगा है कि टाइम्स नाउ के रिपोर्टर कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पे बार बार जा रहे हैं कि एक बयान तो दे दीजिए। बयान नहीं निकल रहा है। जानते हैं क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सच्चाई को कहां तक छुपाएंगे। अब क्या कहेंगे? बताया गया कि वहां 7-7 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसको तो कमांड ऑफिस से जोड़ा गया है। जिस दिन मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी उस रूम को सील कर दिया जा रहा है। अब मजिस्ट्रियल जांच पे भी भरोसा नहीं है, तो भारत के संविधान पे आपको भरोसा नहीं है तो भरोसा किस पे होगा? अभी तो भारत के संविधान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। आप ये बताना चाहते हैं कि हम नहीं भारत के संविधान को मानेंगे, सरिया को मानेंगे, तो यहाँ तो अभी सरिया नहीं है, यहाँ तो संविधान है। अच्छा एक रुकिए ना सिंह साहब, सबसे बात कर लूं, फिर मैं बात कराऊंगा। पाई गई, आज आके इनको जवाब तो देना चाहिए। आ गए, चलिए जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, आपने कहा ना कि आके जवाब देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कहां गायब हो गए? पूर्व मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ में आ गए हैं अशोक जी, अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ा सा देरी होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि जाम लग गया होगा। लेकिन अशोक यादव जी ये बताइए कि एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि कहीं जहर नहीं दिया गया था मुख्तार अंसारी को, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी, बाकायदा पूरी जांच हुई है। तब अखिलेश यादव कह रहे थे जेल में जहर देने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। शिवपाल यादव जी भी कह रहे थे कि कोर्ट इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, जेल में मौत यहां पर हुई है। अब क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? अब क्यों चुप है? सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिस संस्था पर यह आरोप लग रहा है कि जहर देके मारा गया है, उसी संस्था, उसी सरकार के द्वारा जांच कराई जा रही है। हम लोगों की इच्छा थी, हम लोगों की मांग थी कि एक न्यायिक जांच हो, जो कि सिटिंग जस्टिस हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में जांच हो, तब मामला क्लियर होगा। तो ये सरकार की मंशा क्या है? सरकार की अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो 90 दिन के पहले तक की सीसीटीवी फुटेज वहां पर देखे गए हैं, जो वहां पर बैरक के सुरक्षा कर्मियों के बयान लिए गए हैं, 100 लोगों के बयान लिए गए हैं, जांच टीम ने सब लोगों से बातचीत, तो वो कुछ नहीं मानेंगे आप? वो ये कहेंगे कि सब घालमेल हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे कि संविधान की बात कर रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं, पहले इसी पर आइए, पहले इसी पर आइए। अगर इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा तो किस पर भरोसा होगा, ये बताइए अशोक जी। देखिए, मुझे यही कहना है कि हमारे सरकार के हर उस एक्टिविटी पे शंका होती है जो एक्टिविटी सरकार किसी न किसी चीज को दबाने के लिए करती है, या फिर एमवाई से जुड़ी होती है। नहीं, एमवाई से नहीं मैटर है। मैटर यह है कि सरकार जो अपने कुकृत्यों को दबाने के लिए इस तरह की जो रिपोर्ट तैयार करवाती है, उस रिपोर्ट डीएम जांच पर आपको भरोसा नहीं है? डीएम किसका होता भाई साहब? नहीं तो अरे तो पूरी किसका? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप तो आरटीआई भी आपके पास होता है, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप जानकारी पूरी ले सकते हैं कि जांच रिपोर्ट में क्या आया, वो सारी सार्वजनिक भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, फिर भी आपको आपत्ति? हम लोगों की इच्छा थी कि इसकी जुडिशरी जांच हो और बिल्कुल न्यायपालिका के कोई न्यायाधीश अच्छा अशोक यादव जी, मैं सुनिए ना, तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो भी फाइंडिंग्स पाई गई हैं, उस फाइंडिंग्स को आप सार्वजनिक करवा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जो भी है वो सामने ला सकते हैं, फिर भी आपको तो संतुष्टि होगी, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, शुरू से ये सरकार एसटीएफ या अपनी एजेंसियों को जिस तरह से, मैंने तो इसके पहले एक चैनल पे मांग किया था कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए और एसटीएफ को प्राइवेट आर्मी घोषित कर दे। एसटीएफ को सरकार प्राइवेट आर्मी भरोसा नहीं है, डीएम पर भरोसा नहीं है, जांच पर भरोसा नहीं है, जो फॉरेंसिक अधिकारी उन पर भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी भरोसा नहीं है। बताइए रमनीश जी। सौरभ जी, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं। हिमांशु जी, इनका भरोसा तो हमने उसी समय देखा था जब एक दुर्दांत अपराधी, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं, 15 साल की उम्र में मऊ हो, जौनपुर हो, महोबा हो, बनारस हो, वहां पे एक आधिपत्य जमाता है। 61 मामले जिसके ऊपर हैं,
8 से ज्यादा मामले जेल में जब था वो, तब उसके ऊपर दर्ज हुए। आज उस अपराधी को बचाने की कोशिश भी की गई। उसके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि भैया ये उसे जहर दिया गया। कौन आरोप लगाने वाला? अखिलेश यादव जी। कौन आरोप लगाने वाला? चंद्रशेखर। कौन आरोप लगाने वाला? कांग्रेस के नेता। कौन आरोप लगाया? पप्पू यादव जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे, जो कि अपराधियों को पालने का काम, जो कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, जो कि आप देखिए कि ये लगातार ये अपराधी वही है जो अराजकता को फैला रहा है। आज ये कह रहे हैं कि अराजकता तो हो गया भैया उत्तर प्रदेश में, खास करके कि किस तरह का माहौल हमने देखा था कि मुहर्रम अली से लेकर के ये आजम खान जैसे लोग, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे लोग, चाहे अतीक अहमद जैसे लोग, किस तरह से 2017 से पहले वो आलम हमने देखा था कि जहां पे कहते थे कि जितने व्यापारी थे वो कहते थे यूपी नहीं जाना है। ये तो हमने देखा, ये तो हमने देखा, इनको भरोसा कैसे होगा? आना है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, देखिए हिमांशु जी, न्यायिक व्यवस्था जो सुचारू तरीके से काम करिए उसके ऊपर प्रश्न कौन उठा रहा है? अच्छा, हाँ, ठीक है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो अपराधियों को संरक्षण देता रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए। अपराधियों को संरक्षण की बात मैं आपको बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आप उठा के पढ़ लीजिए। 49% अपराधी जो है कैबिनेट में है योगी सरकार के। ये आपका मंत्रिमंडल है। पुराना वाला भी बताएंगे, पुराना वाला भी सारे बताने चाहिए, सारे बताने चाहिए। अच्छा, न्याय मिल रहा है, ये छोटी बात है। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। आप सुनिए, एक मिनट नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, आपकी बात सुनी 10 सेकंड, एक मिनट जवाब भैया। सिंह साहब रुकिए, प्लीज रुकिए। 10 सेकंड। न्याय में हो गया, छोटी बात है। 10 सेकंड। हिमांशु भाई 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। अपराधियों के संरक्षण की बात आई है तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी संरक्षण कौन से लोग दे रहे थे? अजय मिश्र टेनी को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? उसके बाद चिन्मयानंद को कौन लोग संरक्षण दे रहे थे? मौलवी की बात नहीं हो रही है। 6 साल से अरे सिंह साहब रुकिए, सिंह साहब एक मिनट, अभी आपसे बात, सिंह साहब आ रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है, ये मुद्दा हो गया, ये मुद्दा हुआ। अब सौरभ मालवीय जी, नहीं, एक मिनट, सौरभ मालवीय जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, मैं जवाब लूंगा इसका, लेकिन सौरभ मालवीय जी के पास अभी तक मैं नहीं गया हूं। सौरभ मालवीय जी, अब आपने बयान सुन लिए, पहले के बयान अखिलेश यादव, अजदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, सुरेंद्र कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव, शिवपाल यादव, सबके बयान आपने सुने, और अब रिपोर्ट आ गई, अब भी आप सुन रहे हैं। क्या भरोसा करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे? बताइए जरा, क्यों हो रहा है ये सब? देखिए हिमांशु जी, सरकार संविधान से चलती है। हाँ। सरकार लॉ एंड ऑर्डर से चलती है, और सरकार की मॉनिटरिंग के लिए लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि सरकार इकबाल से चलती है। जिस व्यक्ति पर, जिस अपराधी पर संगीन अपराध, ऐसे अपराध जो बहुत ही संगीन है, उसके मौत पर यह विलाप और यह बचाव निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेलने का यह एक प्रयास है। मुझे लगता है जो अपराधी है, जिसको कोर्ट भी कह रहा है, जिसको सभी तरह से सिद्ध किया जा चुका, उसकी मौत पर इस तरह का प्रलाप और इस तरह का बयान फिर से उत्तर प्रदेश को कहां ले जाने का प्रयास है। इसलिए उनकी मंशा पर संदेह पैदा करता है, राजनीति पे संदेह नहीं पैदा करता। नहीं सौरभ मालवीय जी, मेरा सवाल यह है, जब मौत होती है उस वक्त आप हंगामा करते हैं, उस वक्त आप छाती पीट कर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये हत्या है, ये साजिश है, जहर दिया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तब आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? यही बात, ये मंशा है। ये मंशा साफ करता है कि राजनीति के लिए सारे षड्यंत्र, राजनीति के लिए सारे नैरेटिव और राजनीति के लिए देश और समाज को बांटने का काम, अरे इसके लिए सरकार जो कार्य कर रही है तो संविधान है ना, संविधान के दायरे में कार्य हो रहा है। और किसके लिए बताइए सैयद जव्वाद जी, एक मिनट, सैयद जव्वाद जी, मंगेश यादव पर अखिलेश यादव बोलते हैं, मंगेश यादव पर बोलते हैं, यहां मुख्तार अंसारी पर उन्होंने कहा, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है कि वो लूट में शामिल था कि नहीं था, उसका जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद जब यहां पर क्लियर होता है कि रिपोर्ट सामने आ गई, सब चीज पता चल गई है, डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, हर किसी की रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप बोलना चाहिए ना कि हां हमसे गलती हो गई थी पहले।
अधिकारियों की जांच पर उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। या आपको भरोसा नहीं है? एक मिनट, उत्तर प्रदेश की जनता ना, भारत की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं नहीं, रुके रुके, पहले जवाब बोल दीजिए, बोले दीजिए। वहां पे जाके न्याय मांगे, इनको यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था पे तो भरोसा ही नहीं है। अरे भाई 10 सेकंड रुक जाइए। बोलिए। आपको जांच करवानी चाहिए थी, रिटायर्ड जज से इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए थी, आपने नहीं करवाई। जो आपसे गुहार करेगी, अपनी पीठ थपथपा ली, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कह दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। नहीं नहीं, वहाँ पे सैयद जवाद जैसे लोगों को बुला करके ना, एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं 10 सेकंड हो गया तुम्हारा भाई, हो गया 10 सेकंड हो गया। जिस तरीके से पक्षपात करके अभी योगी आदित्यनाथ जी के बयान देखिए, 80 और 20 के बयान देखिए, अभी संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके क्या बयानबाजी करते हैं वो। बुलडोजर नीति पे सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां आई हैं, आप हमसे कह रहे पक्षपात नहीं। मैं अभी जिस मुद्दे पर हूँ उसी मुद्दे पर रहूंगा, उसके आगे नहीं कहूंगा। हाजिर भाई जो अपराधी को आप मेरे को एक बात बताइए, अगर का काम करते हैं, एक मिनट हाजिर भाई बताइए, अगर फैसला या फिर अगर कोई रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती तो आप लोग आ जाते, तो आप लोग बहुत चिल्लाते। और ये अच्छी बात भी है कि आवाज उठाना, बुलंद करना अगर कहीं पर कोई खामी है, लेकिन अभी क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? अभी भी बोलिए ना। अब आप सवाल उठा, हर बार सवाल ही उठाना मकसद है। हिमांशु जी, बात यह है कि सरकार से अपील की गई थी कि आप एक एक्स जज से उसकी वो करवाएं तफ्तीश। अगर एक्स जज होता है तो उसमें ना वो किसी पार्टी को डीएम अंडर चीफ मिनिस्टर होता है। अभी आप एक मिनट, अभी आप जब कह रहे हैं कि जजों को खरीद लिया जाता है, शुरुआत में डिबेट में आपने कहा कि जजों को खरीद लिया जाता है, कहा आपने। अब एक्स जज की बात कर रहे हैं, फिर आप उनकी रिपोर्ट पे कैसे भरोसा करेंगे? जज बिकता, जो रिश्वत ले रहा है वो बिक रहा है, वो मुजरिम है। आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? आपके सामने कोई रिश्वत लेगा? अरे मैं कह रहा हूं नहीं लेगा। नहीं लेगा तो आप यहाँ पर कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ पर रिश्वत, किस पे भरोसा करेंगे मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं कि जज रिश्वत लेके फैसले लेते हैं, आपने कहा ये बात कहीं की नहीं कही? मैंने देखा, आपने नहीं देखा। अरे तो आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई। एक मिनट, अगर कोई रिश्वत लेते आपने देखा, आपने आवाज नहीं उठाई, ये गलती आपकी, ये गलती आपकी, ये भी उठा रहे। अब मेरे को ये बताइए, अगर एक्स जज, अगर एक्स मिनिस्टर ये कह रहा है ठोक देंगे, अगर एक्स जज, सुनिए ना, अगर एक्स जज आपके, मेरे को बस एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अगर अतीक अहमद का मर्डर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं सरकार नहीं, मैं तो इसलिए पूछ, देखिए सुनिए ना, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर एक एक्स जज अगर इस ये रिपोर्ट को सही ठहरा देता कि यहां पर ठीक है हार्ट अटैक से ही हुई है, तब भी आप फैसला करते, तब भी आप मान लेते फैसले को कि नहीं? बताइए। तब भी मानते हैं, आज भी मानने। अभी फिर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का मामला आ गया, फिर कह रहे थे रिश्वत ली है। विपक्ष कह रहा है ना, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आपको निष्पक्ष जांच करानी थी, किसी एक जज से करा दे। हम ये कह रहे हैं वो जज अगर कुछ तो गलत करता तो उसकी जिम्मेदारी। अच्छा ठीक है, जो अपने हक को भेज दे, जो हक बात को भेज दे, वो उससे बड़ा मुजरिम नहीं है, शैतान है। यदि ऐसा ही होता, नहीं आप लगातार जज के ऊपर, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर आप सिंह साहब आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, सिंह साहब तुरंत आ रहा हूं, सिंह साहब तुरंत आ रहा हूं। ऐसा ही होता तो चारा घोटाले का आरोपी लालू यादव को सजा कब सुनाई गई थी, कब कन्विक्ट हुए थे? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मधु कोरा आपने सुना होगा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी बहुत मैं लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत मैं लंबा नहीं जाऊंगा। हाँ ऐसे लंबी सिंह साहब, अच्छा सिंह साहब सुनिए, आप न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल जो उठा रहे हैं, एक मिनट कहना चाहता हूं, सरकार, अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बिल्कुल कहता हूं रमनी जी एक मिनट रुकिए, पाकिस्तान। अरे आप बार बार पाकिस्तान ले आए थे, एक मिनट रुकिए, मिट्टी में बार बार पाकिस्तान मत लाइए प्लीज, डाउन करिए। एसएन सिंह साहब एक मिनट, हाजिर भाई थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। एसएन सिंह साहब अब ये बताइए, क्योंकि मैं मुद्दे पर वापस रहना चाहता हूं, डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा, मैं पायलट हूं यहां पर। यह बताइए सिंह साहब, अब ये कह रहे हैं कि इस जांच रिपोर्ट से इनको संतुष्टि नहीं हुई, भरोसा नहीं हुआ, अब आगे कुछ करवाएंगे आप इस पर? ये बताइए कैसे संतुष्ट करेंगे इनको? हिमांशु जी, दो चीजें, एक तो हिमांशु जी, इनकी सरकार में जो कुछ भी घटनाएं हुई, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच नहीं हुई, प्रशासनिक जांच हुई, क्या मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की सभी जांचें खराब थी? पहली बात। दूसरी बात, आप बचाव किसका करते हैं, जिस मुख्तार अंसारी के लिए न वकील मिलता था,
न जज तैयार होता था, न गवाह मिलते थे, अशोक और जी जो को लाइए गुनाह इसमें। करता था। इनकी सरकार में शैलेंद्र सिंह जो डीएसपी थे, उनको क्या मुलायम सिंह जी की तरफ से कहा गया? इनकी सरकार में धारा 144 लगा रहता है, उसके बाद भी साधु यादव मारे जाते हैं, राम प्रवेश यादव मारे जाते हैं, 17 दुधिया की हत्या होती है, हरिहर यादव मारे जाते हैं, उस समय एक भी नहीं बोलते। जानते हैं क्या हो रहा है? एक विशेष धर्म के कुछ लोग उस धर्म के का चाहे आतंकवादी हो या अपराधी हो, फिक्स कर लिए हैं कि उसके साथ खड़े होना है। दूसरा, वोट की तुष्टीकरण, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी को लाइए, समाजवादी पार्टी अशोक यादव को लाइए। जो गलत कार्य करता है, गलत कार्य करने का उसको परिणाम मिला, हजारों बेगुनाहों का उसने खून किया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये मानने में क्या दिक्कत है? योगी सरकार जितना जातिवादी सरकार, आप बताइए मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर 16 देखिए, समाजवादी पार्टी की जातिवादी अपराधी, अच्छा, एक मिनट एमवाई बोला इसलिए दिक्कत हुई, वो मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत हुई, मुस्लिम यादव इसलिए दिक्कत हुई। मेरे को एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अशोक यादव जी, क्या चाहते हैं? अशोक यादव जी, मुख्यमंत्री जी की मंशा है। अशोक यादव जी, मुझे ये बताइए, क्या ये आपने कहा वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान सरकार सबसे ज्यादा जातिवाद के आरोप इन पर लगते हैं, लेकिन जब आपकी बात थी, जब आपकी सरकार थी, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यादवों को ही तरजीह दी जाती है? ये आरोप लगे आप पर? बिल्कुल, सबसे देखिए, ज्यादा मैं बता रहा प्रवक्ता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह आपने विधानसभा का कार्रवाई देखा होगा हिमांशु जी, जिसमें माननीय योगी जी ने कहा कि 46 में से 56 अरे वो ठीक है, मेरे को ये बताइए, क्या यादवों की बात आपके उसमें नहीं होती थी? वो सूची अभी तक दे नहीं पाए मुख्यमंत्री जी। इससे जनता जानती है, जो जातिवाद करने वाला व्यक्ति खुद ही जो खुद जातिवाद करता है, वो खुद भाई यहाँ पर तो बोल रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण बहुत परेशान है, वो बोल रहे हैं कि वो जातिवाद करते हैं। इतना बड़ी जातिवादी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखी थी। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दे रहे हैं? अगर आप इधर आरोप लगा रहे हैं, आप पर भी वही आरोप लगते थे, क्या अलग हो गया मुझे ये बताइए? आप पर भी वही आरोप लगते थे ना? अब मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से, आप बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस आधार पर जाते? अरे मैं फिर आप डिरेल कर रहे हैं, फिर आप डिरेल कर रहे हैं, आप बताइए 69,000 फिर आप डिरेल कर रहे हैं। अशोक यादव जी, मैंने लूटा गया कि नहीं? सुनिए अशोक यादव जी, मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ। अशोक यादव जी, एक मिनट, मैं फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले वक्त में उपचुनाव है 10 सीटों पर, और अखिलेश यादव, चाहे मंगेश यादव का मामला हो या फिर किसी मुस्लिम का मामला हो, जब भी कोई ऐसा नाम आता है जरूर वो मुद्दा उठाते हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद चैप्टर क्लोज होगा या फिर दोबारा से उखाड़ेंगे? बताइए बस। आपने मंगेश यादव का नाम लिया, आप ये बताइए, जो 5-7 आरोपी जो पकड़े गए थे सुल्तानपुर में, वो आरोपी क्या एसटीएफ के हाथ में ऐसे गुलदस्ता लेके दे रहे थे? अरे तो भैया, जो गोली चलाएगा उसको गोली से जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? हिमांशु जी, आप वहां पर मौजूद थे, एक मिनट, आप वहां पर मौजूद थे? आप लोग मौजूद थे क्या? नहीं, हम मौजूद नहीं थे, तो हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं, हम तो सवाल उठा नहीं रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये योगी सरकार और एसटीएफ कहानी बनाओ प्रतियोगिता कर रही उस मामले में। इस पूरे मामले का सुनिए ना, सबूत पेश किए गए थे। एक मिनट, हाजिर खान साहब, सबूत पेश किए गए थे। मंगेश यादव उसमें दिखा, लूट में दिखा कि नहीं दिखा? क्या क्राइम था मंगेश यादव? अरे लूट में दिखा, फुटेज था और लूट में मिला। अब सीधे बचाने आ जाइए, सीधे बचाने आ जाइए, छाती पीटने लगी इसमें, क्या बातें कर रहे हैं? चला गया, उसको एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट, सौरभ मालवीय जी, मंगेश यादव क्या क्राइम किया पूछ रहे हैं? मंगेश यादव ने क्या क्राइम किया? मुख्तार अंसारी पर बोल रहे हैं कि भाई ये मुद्दा तो अलग ही है। देखिए हिमांशु जी, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर शाम को अंधेरा होते ही, जैसे ही अंधेरा होता तो यहाँ पर महिलाओं को निकलना, लोगों को घर से बाहर निकलना 2017 के पहले बहुत जुल्म था, घर से निकलना अपराध था। राम मंदिर में, कैसी बातें कर रहे हैं? राम मंदिर में सफाई, राम मंदिर में कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप राम मंदिर, क्या यहाँ पर आप बैठकर कुछ भी बोलेंगे? राम मंदिर में सफाई, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे? आप राम मंदिर में सफाई कर, आप कुछ भी बोलेंगे? आप मोहित खान पर नवाब सिंह कुछ बोलेंगे? आप नवाब सिंह यादव मोहित खान पर कुछ बोलेंगे? आप यहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि मंदिर
मंदिर में बलात्कार हुआ, राम मंदिर में सफाई करती थी, क्यों नहीं बोलेंगे? तो आप शब्दों का चयन सही करिए। आप यहाँ पर जो बैठे आप ऐसे मत बोलिए, इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं बोलिए। अगर आपके पास सबूत है आप उठाइए। मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में बलात्कार हुआ, ये गलत शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की बात इस डिबेट में बिल्कुल नहीं, प्लीज। सफाई करती थी, ये क्यों नहीं बोल सकती? एक प्लीज सफाई करती थी, नहीं करती? जिसके साथ बलात्कार हुआ बताइए आप लोग। राम मंदिर में सफाई करती थी नहीं, अगर ये मामला है उठना चाहिए और उठेगा। दुष्कर्म कर दे हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, राम सिंह मंदिर साहब, में हाँ, सफाई नहीं एसएन सिंह साहब सुन रहे हैं? राजनीति हाँ बोलिए सिंह साहब। हाँ। के साथ खड़िए। ये दो चीजें आपके डिबेट के बाद से आज स्पष्टता से ये भारत की जनता को पता चल गया कि मुस्लिम धर्म के लोग अपने गुनाहगार के साथ भी खड़े हैं, चाहे वो अपराधी हो। नहीं, गलत बयान नहीं कर रहे। किसी अपराधी के साथ नहीं खड़े हो सकते। कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना कत्ल करने वाला है। ठीक है, ऐसी बात रुकिए, करते हैं। एक एक कर संविधान पे विश्वास ही नहीं। हाँ बोलिए जवाद भाई, विश्वास नहीं। बोलिए। अभी एक बात हुई, मंगेश यादव की बात हुई कि उसने लूट करी, वो लुटेरा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखा, जो कि सत्य भी। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं इस चीज पे, ठीक है, उनके ऊपर आपराधिक। लेकिन जो लोग एक तो खुलेआम चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, एक वो जो भारत सरकार का करोड़ों रुपए चूना निकाल करके बाहर भाग गए। मुख्तार अंसारी तो प्रवचन दिया करता था ना, 608 करोड़ अवैध संपत्ति जिसकी थी, 608 करोड़ रुपया जब्त किया गया, तो प्रवचन दिया करता था ना मुख्तार। सब लोग एक साथ मत बोला, अरे एक साथ मत बोला करिए प्लीज। अरे एक एक करके बोलिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए। मंगेश यादव का मुद्दा जब आया, दलितों की झोपड़ी, सुनिए जब्बार भाई, जब मंगेश यादव का मुद्दा आया, नहीं मंगेश यादव का जब मुद्दा आया उस पर जवाब यहां पर दिया गया। लेकिन जो चीज सामने है, जो सबूत यहां पर सामने है, जो रिपोर्ट सामने है, उस पर तो भरोसा करना सीखिए। और अगर आपको उस पर आपत्ति है तो आप लोग कोर्ट जाइए। अशोक यादव जी आप जाएंगे? मुझे ये बताइए, आप लोग जिम्मेदारी के साथ, बहुत शॉर्ट आखिरी सवाल, आप लोग जब बहुत जिम्मेदारी के साथ सवाल उठा रहे हैं तो इस रिपोर्ट के विरोध में क्या आप कोर्ट जाएंगे? जो यहां पर फाइंडिंग्स पाई गई हैं, क्या उनको सार्वजनिक करने की मांग करेंगे? बताइए। हिमांशु जी, हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में हम लोगों को तो जनता के सामने कुछ भी बयानबाजी करेंगे? जनता की अदालत में 2024 के चुनाव में भाजपा को जो है सजा मिली है, उसी तरह मैं अशोक यादव जी बहुत क्लियर, जनता की अदालत में जाके कुछ भी बयानबाजी करेंगे या फिर फैक्ट पर बात करेंगे? फैक्ट पर, हिमांशु जी, फैक्ट पर हम लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं। हिमांशु जी, हम लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं। कोई सबूत वो जो जांच है, जो मुख्तार अंसारी जी की जांच है, उस जांच को सिटिंग जस्टिस से कराया गया है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सिंह साहब मजिस्ट्रियल जांच आगे बढ़ाई जाएगी या चैप्टर क्लोज? एक मिनट, एसएन सिंह साहब सुनिए, सबको डाउन करिए, एसएन सिंह साहब, जांच आगे बढ़ाई जाएगी या चैप्टर क्लोज? बहुत शॉर्ट में बताइए। देखिए, जब प्रशासन जांच कर रही थी तो लिखित, मौखिक, और उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास किसी भी तरह का साक्ष्य तो आप प्रस्तुत करिए। उस समय ना सैयद जवाब नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। मैं तो पूछ रहा हूं शॉर्ट में, बस ये बता दीजिए, जांच आगे बढ़ाई जाएगी या चैप्टर क्लोज? स्पष्ट तो हो ही चुका है ना हिमांशु जी। नहीं, देखिए, अगर किसी को लगता है कोई इस तरह से कहेगा कि अरे तो पर्दा उठाने के लिए आप सामने आइए, जनता के बीच पर्दा उठाने के लिए सामने तो आइए। अरे तो खोलिए, अरे पर्दा उठाइए, भेद खोलिए, जनता के सामने खोलिए, कोर्ट के सामने खोलिए, वहां कुछ नहीं, वहां पर चुप्पी साध देते हैं। चलिए देखिए, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।